हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SSC CGL जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपका 14 अप्रैल 2022 का आज का दिन रहेगा। आज के दिन आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। 14 अप्रैल को आपका एग्जाम नहीं है SSC CGL का। तो आपकी आगे आने वाली जो एग्जाम से आगे आने वाली जो शिफ्ट्स रहेंगी, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अभी तक आपकी शिफ्ट्स हुई हैं, जो अभी तक आपकी 11, 12 और 13 तारीख की शिफ्ट्स हुई हैं, उनके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को तैयार किया गया है, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको 100% मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH लोकेटेड। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो जगह रहेगी, वहां पे आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हम हेडक्वार्टर देख लेते हैं। जैसे नासा जो है, एक स्पेस एजेंसी रहेगी आपकी, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपकी अमेरिका की। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, यहीं पे आपका हेडक्वार्टर रहेगा नासा का। जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क USA में। अगर WHO पूछ लिया जाए आपसे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आपसे ICC पूछा जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इसरो जो कि एक आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है? इसकी फुल फॉर्म पहले क्या होगी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो बेंगलोर, जो कि कैपिटल है आपकी कर्नाटका की, यहां पे आपका हेडक्वार्टर है इसरो का। वर्ल्ड बैंक, जिसको कि इंटरनेशनल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC USA में। अगर RBI की बात करी जाए तो ये भी एक नेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। DRDO भी एक इंडिया की नेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। DRDO भवन के नाम से इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। फीफा जो है, जो कि फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जूरिच जो जगह है आपकी स्विट्जरलैंड में, वहां पे आपका फीफा का हेडक्वार्टर है। आसियान जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका जो कैपिटल है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रहेगा जकार्ता, जो कि जगह है आपकी इंडोनेशिया में। IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC USA में। और IAEA जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो एजेंसी रहेगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी IAEA, इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि याद रखनी है। अगर आपको इनकी फाउंडिंग ईयर, ये कब फाउंड करी गई, स्टैब्लिश करी गई, वो भी जानना है, इनके करंट टाइम में हेड कौन है वो भी आपको जानना है, तो उसके लिए आपको इसकी सेपरेट वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से। तो आप उसको देख सकते हैं, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू डैश। तो आर्टिकल 21A जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें किस चीज को ऐड किया गया था? उसमें किस चीज के बारे में, कौन से राइट के बारे में आपको बताया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन को आपका ऐड किया गया है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21A में आपका रिलेटेड रहेगा किस चीज से? तो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड आपका आर्टिकल 21A। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। आर्टिकल्स की बात हुई है यहाँ पे, तो आपको आर्टिकल्स और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 40 अगर आपसे पूछा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, ये आपका होता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 45 में क्या बताया गया है? तो प्रोविजन जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का चिल्ड्रंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो बताया गया आर्टिकल 45 में।
आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है, तो जुडिशरी की जो सेपरेशन है पावर की एग्जीक्यूटिव की, उसके बारे में आपका आर्टिकल 50 में बताया गया है। आर्टिकल 52 किस चीज से रिलेटेड होता है, तो भारत के एक प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये आपका आर्टिकल 52 में बताया गया है। आर्टिकल 61 में बताया गया है जो प्रोसेस है आपका इम्पीचमेंट का, हटाने का जो प्रोसेस है आपका प्रेसिडेंट का, वो आपका आर्टिकल 61 में बताया गया है। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 63 में आपके वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 जो होता है ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड होता है। आर्टिकल 64 किससे रिलेटेड होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, राज्यसभा के। राज्यसभा जो होता है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। तो राज्यसभा के आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन भी होते हैं। आर्टिकल 93 जो होता है ये किस चीज से रिलेटेड होता है, तो द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल कौन सा हाउस होता है, तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं ये आपके दोनों आ जाते हैं आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 110 काफी ज्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 110 किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपका जो डेफिनेशन है मनी बिल की, वो रिलेटेड है आपका आर्टिकल 110 में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ओरिजिन एंड इनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास्ड। तो इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो पास किया गया था, जो ये ओरिजिनेट हुआ था, जो ये इनेक्ट किया गया था, ये कौन से साल में हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा अभी तक देखे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम्स में। जो अभी तक शिफ्ट हुई हैं उसमें काफी इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1891। 1891 में आपका इनेक्ट हुआ था, ओरिजिन हुआ था आपका इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट की, ये आपका पास कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जादोपतिया इज ए फॉर्म ऑफ डैश पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो जादोपतिया जो है आपकी एक फेमस चीज रहेगी, एक फेमस पॉपुलर है, फॉर्म रहेगी। किस चीज की फॉर्म है ये, तो आपका आंसर हो जाएगा पेंटिंग। तो एक पेंटिंग की फॉर्म है, एक फेमस पेंटिंग की फॉर्म है आपकी झारखंड स्टेट की जादोपतिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे किस चीज की बात हुई है, तो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड बात की गई है। पेंटिंग जो फॉर्म होता है उससे रिलेटेड स्टेट की बात की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी पेंटिंग्स हैं स्टेट से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। तो अगर बात करी जाए मधुबनी पेंटिंग की, काफी फेमस रहती है। ये आपकी कौन सी स्टेट से है, बिहार से। बिहार स्टेट की फेमस पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। अगर आपसे तंजौर पेंटिंग पूछ ली जाए तो ये आपकी हो जाएगी तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड। अगर आपसे वर्ली आर्ट पूछ ली जाए, वर्ली आर्ट, वर्ली सी, तो आप उसको याद कर सकते हैं। वर्ली आर्ट अगर आपसे पूछ ली जाए तो महाराष्ट्र स्टेट से आपके रिलेटेड हो जाएगी। फिर आता है पटचित्र पेंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में देखने को मिलती है ये भी। तो ये आपकी उड़ीसा स्टेट से है। फिर मुगल जो पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा मुगल ईरा, मुगल का जो शासन था वहीं से रिलेटेड हो जाएगी आपकी मुगल पेंटिंग। फिर आपका आता है कालमकरी पेंटिंग। कालमकरी पेंटिंग कहां से है, आंध्र प्रदेश स्टेट से। गोंड पेंटिंग, गोंड ट्राइब जो होती है उससे रिलेटेड हो जाएगी गोंड पेंटिंग। तो ये आपकी मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां से रिलेटेड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 की एक हमने ई बुक लॉन्च करी है एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस की। बिल्कुल ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस डाले गए हैं इस ई बुक में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ई बुक सिर्फ आपको 39 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जिन भी लोगों का अभी एग्जाम्स बच रहे हैं, आपके एसएससी के एग्जाम्स होने हैं आगे, तो वो इसको बाय कर सकते हैं। इसमें करीबन 700 से ज्यादा एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि कवर कराए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर है आपका क्वेश्चन है 2021 के, वो भी इंक्लूड किए गए हैं जिससे कि आपको एग्जाम्स के पैटर्न पता चल सके। तो मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ टाइम पेज पे रुकना है, उसके बाद आपको फाइल मिल जाएगी, वहीं से आपको क्लिक करके उस फाइल को डाउनलोड जरूर कर लेना है। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप डायरेक्टली हमें जीमेल पे मेल कर सकते हैं, वहां पे आपको फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज ऑफ 26 जनवरी 2021 हु इज द लोकसभा स्पीकर।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी देखे जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, पुराने स्पीकर्स पूछे जा रहे हैं, पुराने कोई हेड पूछ लिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि 2020 हो गया, 2021 हो गया, उस टाइम पे जो ये चीज हुई थी उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे, किसने इनेक्ट किया था, इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको पुराने भी याद रखने हैं कि इस टाइम पे इंडिया के जो हेड्स हैं, जो पावर में थे, वो कौन कौन थे। तो अगर आपसे लोकसभा स्पीकर पूछा जाए कि भी 26 जनवरी 2021 को आपके लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के स्पीकर तो जो अभी करंट टाइम में वही थे आपके लोकसभा के स्पीकर पहले भी। क्या नाम है उनका? ओम बिरला। ओम बिरला आपके लोकसभा के स्पीकर रहेंगे अभी भी और 27 जनवरी 2021 में भी। लोकसभा के कौन से नंबर के स्पीकर हैं आपके ओम बिरला? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि कौन से नंबर के हैं, 15th के हैं, 16th के हैं, 17th के हैं, 18th के हैं। जो भी आपका ऑप्शन हो, जो आपका आंसर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो ओम बिरला यहां पे हमारा आंसर हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय फाउंडिंग द इंडियन एसोसिएशन एट कैलकाटा इन 1876? तो किसके द्वारा फाउंडेशन रखी गई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की? फाउंडिंग रखने के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की फाउंडेशन रखी थी कैलकाटा में 1876 में, जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो आपसे यहां पे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा जो था 1876 में, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया, उसकी फाउंडेशन किसने रखी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहेंगे आपके, जिनके द्वारा जो आपका रहेगा इंडियन एसोसिएशन कैलकाटा का 1876 का, उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरियाज? तो हमारी बॉडी में जो हमारा पेट होता है, जो हमारा स्टमक होता है, उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं। तो उसको जो किल करता है, उसको जो मारता है, वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा सिक्रीट होता है, वो हमारे कौन से ऑर्गन में होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमने क्वेश्चन बताने में ही आपको आंसर बता दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टमक। जो हमारा पेट होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको ध्यान होगा, कुछ कहते हैं कि हमारे गैस बनती है, तो गैस जो आपकी बनती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी वॉल होती है, जो स्टमक की वॉल होती है, जब वो उससे टकराता है तो उसकी उसी वजह से आपकी जलन होती है पेट में, और उसको ही गैस बोला जाता है। तो जो जलन होती है पेट में, वो आपकी HCl की प्रेजेंट की वजह से ही होती है। जब HCl की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, जो वॉल होती है वो उससे HCl टकराता है, तो उसी कारण की वजह से आपकी जलन होती है पेट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टोमक से रिलेटेड आपका HCl हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कर्नाटका? तो इनमें से क्या रहेगा जो कि आपका कर्नाटका में नहीं है? आपका हम्पी कर्नाटका में है या फिर नहीं? तो हम्पी जो है काफी फेमस रहता है, आपका कर्नाटका से रिलेटेड ही होगा। फिर आपका आता है मैसूर पैलेस, काफी ज्यादा फेमस है मैसूर, आपको पता ही है मैसूर जो है ये आपका कर्नाटका से रिलेटेड ही हो जाएगा। फिर आपका बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ये कहां से रिलेटेड है? तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क भी आपका कहां पे रहेगा? ये भी आपका कर्नाटका स्टेट में ही लोकेटेड है। अब हमारा क्या बचा? तो हमारा दुदुमा वाटरफॉल बचा। अब जो ये दुदुमा वाटरफॉल है, ये आपका कहां पे लोकेटेड है? तो दुदुमा वाटरफॉल आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहले आपका आंसर हो जाएगा दुदुमा वाटरफॉल। अब दुदुमा वाटरफॉल जो है ये आपका बॉर्डर पे लोकेटेड है, कौन कौन सी स्टेट की? तो दो स्टेट्स हो जाएंगी आपकी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे आपका प्रेजेंट है दुदुमा वाटरफॉल। बाकी तीनों ऑप्शंस जो है ये आपके हो जाएंगे कर्नाटका स्टेट में रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन जनवरी 2021? यहां पे 22 आएगा, 22 का क्वेश्चन है ये। तो 2022 में कितने लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है 2022 में। अगर 2021 वाला पूछा जाए, जो कि हमसे गलती से प्रिंट हो गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 लोगों को 2021 में मिला था और 4 लोगों को 2022 में मिला है। पद्म विभूषण जो होता है दूसरे नंबर का हाईएस्ट ऑनर होता है आपका इंडिया का। तो कौन कौन से 4 लोग हैं, इनके नेम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे पद्म अवार्ड्स की बात करते हैं कि टोटल पद्म अवार्ड्स कितने दिए गए। तो 128 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं आपके 2022 में। फिर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कितने कितने अवार्ड्स में इनको डिवाइड किया गया।
तो पद्म विभूषण जो है ये आपके टोटल 4 लोगों को दिया गया है। फिर पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, तो 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। फिर पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, तो 107 लोगों को आपका पद्मश्री दिया गया। अब पद्म विभूषण जो दिया गया है, जो कि इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, ये 4 जो लोगों को दिया गया है उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो आपका पहला नाम है प्रभा आत्रे, दूसरा नाम है राधे श्याम खेमका, तीसरे रहेंगे आपके जनरल बिपिन रावत, चौथे रहेंगे आपके श्री कल्याण सिंह। ये इनकी फील्ड हो जाएगी जिससे रिलेटेड है, और ये आपकी इनकी स्टेट हो जाएगी। तो ये ज्यादा नहीं पूछी जाती आपसे, मेनली इनके जो नाम हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा ऑब्जर्व्ड। तो त्रिपुरा जो स्टेट है उसका जो स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया जाता है वो कब किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 जनवरी। 21 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है आपका स्टेटहुड डे। जो स्टेट फॉर्मेशन हुई थी आपकी त्रिपुरा, वो आपकी कब हुई थी, तो वो 21 जनवरी को हुई थी आपकी स्टेट फॉर्म त्रिपुरा। अब अगर त्रिपुरा की बात करी जाए, त्रिपुरा स्टेट को एक बार जान लेते हैं हम। तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, तो अगरतला कैपिटल है आपकी त्रिपुरा की। यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, तो 1 नवंबर 1956 को त्रिपुरा जो है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में ऑब्जर्व की गई थी। उसके बाद इसको स्टेट का दर्जा कब मिला, तो 21 जनवरी 1972 को स्टेट के रूप में बना दिया गया था त्रिपुरा को। त्रिपुरा में टोटल अभी करंट टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य आपके गवर्नर हैं त्रिपुरा के। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो बिप्लब कुमार देब जो कि बीजेपी से हैं, ये आपके चीफ मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जिष्णु देव वर्मा, ये भी बीजेपी से हैं, ये आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर कैसी है यहाँ पे, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें 60 सीट्स हैं। स्टेट एनिमल कौन है यहाँ का, तो फायर लीफ मंकी यहाँ का स्टेट एनिमल हो जाएगा। स्टेट बर्ड कौन सी है, तो ग्रीन इंपीरियल पिजन यहाँ का आपका स्टेट बर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अंकर लेक लोकेटेड। तो अंकर लेक जो है ये कहां पे लोकेटेड है, अंकर लेक आपका कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इंडिया की यूनियन टेरिटरी है जहां पे लोकेटेड है आपका अंकर लेक। लेक्स की एक सेपरेट वीडियो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर। तो बॉम्बे डेक्कन के साइड जो कंट्री साइड रहेगा हमारा रिवॉल्ट हुआ था कंट्री साइड बॉम्बे डेक्कन की साइड, तो ये जो हुआ था ये आपका कौन से साल में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है 1875। तो 1875 में रिवॉल्ट इन दी कंट्री साइड, मतलब जो बॉम्बे डेक्कन की साइड, बॉम्बे की तरफ इस तरफ जो आपका रिवॉल्ट हुआ था बॉम्बे डेक्कन का, वो हुआ था 1875 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। तो इंडियन एसोसिएशन कब स्टैब्लिश की गई थी आपकी, तो इसका ईयर आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1876। तो 1876 में आपका इंडियन एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी जो है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका कौन से आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अडॉप्ट किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343(1). तो आर्टिकल 343 में ऐड किया गया था, 343(1) बनाया गया है आपका हिंदी, जिसकी देवनागरी स्क्रिप्ट को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है यूनियन का। हाउ इज धनपत राय श्रीवास्तव बेटर नोन एज। तो धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के नाम से आप जानते हैं धनपत राय श्रीवास्तव को। जो इनका रियल नेम है वो काफी कम लोग हैं जिनको पता होता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती रहेंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्जाम बेस्ड, जो पुरानी आपकी शिफ्ट्स हुई हैं उनके बेसिस पे इन वीडियोस को, इन क्वेश्चंस को कवर कराया जा रहा है। तो आप इनको जरूर ध्यान रखें कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ई बुक्स हैं, काफी सारी हमारी ई बुक्स रहेंगी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको बाय कर सकते हैं
उनसे भी आपको एग्जाम्स में मदद मिलेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको जरूर बाय कर लें। धन्यवाद दोस्तों।